हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं कन्हैया पांडे आप सभी को डेमो क्लासेस में। और बायोलॉजी की जो साइंस का जो हम लोग बायोलॉजी स्टार्ट करने वाले हैं उसका आज ये डेमो क्लास है और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेमो क्लास में। और बढ़िया से हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे जीरो टू हीरो तक ले। फिर उसके बाद से आप लोग को ध्यान रखना है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा, तो आपको यह पता चल जाएगा कि हम लोग का मैटर कैसे जाने वाला है, ठीक है ना। उसके साथ साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराने की मैं भरपूर कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो आप आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप में जुड़िएगा ताकि बहुत सारी चीजें आपको पढ़ने को वहां पे मिल सकता है। मैं आपको लेके आया हूं आज बढ़िया से एक टॉपिक, ताकि हम लोगों ने बहुत अच्छे से हमने आपको सिलेबस भी सारी चीजें बताई थी कि कैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छे से देखो, पहली बात हमको क्या करना है कि बढ़िया से एक ऐसे मैकेनिज्म के हिसाब से समझा जाएगा ताकि हमें चीजें बहुत ही साधारण सी भाषा में, आसान की भाषा में हमको समझ में आ जाए, पहली बात। दूसरा, जो फैक्ट है बढ़िया बढ़िया, उस फैक्ट को एक स्टोरी के माध्यम से हम लोग कैसे लर्न रखें, याद करें, उसको भी सीखा जाएगा। तीसरी चीज ये है कि इन सभी को मेमोराइज करके आपको शॉर्ट नोट बनाना है। आप भी नहीं बनाओगे तो मैं उसको करा दूंगा, आपको कोई दिक्कत, कोई भी टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल, ठीक है ना। और बढ़िया से वीडियो को देखना है, ठीक है ना। उसके बाद से आपको बढ़िया से नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा नीचे, आप आराम से नोट्स आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो नाम होने वाला है यह है पोषण, ठीक है ना, न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिशन के बारे में, पोषण के बारे में आप सभी जानते होंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, पहली बात, ठीक है ना। आपने आज तक जो भी जाना उसमें आपको नई चीज जानने को जरूर मिलेगी, ये मेरा गारंटी है। तो आप जरूर देखिए शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है ना। चैप्टर हमने क्या उठाया है? पोषण, ठीक है ना। न्यूट्रिशन उठाया है, क्यों उठाया है जरा मैं थोड़ी सी बात बताने की कोशिश करूंगा। देखो, एक अगर मैं चैप्टर स्टार्ट करता नॉर्मल, कौन सा, अगर मैं डाइजेशन स्टार्ट करता तो आपको पिक्चर के माध्यम से पढ़ना पड़ता, मजा नहीं आता। लेकिन मैं आपको बताया हूं कि जहां पर 3D फिगर का जरूरत पड़ेगा, 2D फिगर का जरूरत पड़ेगा, उसको हम लोग फिगर के माध्यम से पढ़ेंगे, पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे, तो वो बेहतरीन होगा। क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे कितना भी अच्छे से डाइजेशन आपको सिखाया जाए, मजा नहीं आएगा जब तक उसकी एक बढ़िया से पिक्चर आपके सामने ना आ जाए, तो वो भी मजा नहीं आता। स्केलेटन सिस्टम के साथ भी सेम केस है, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें करना पड़ता है, हिंदी इंग्लिश का आपको झाम होता है। इसलिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लेके आया हूं जिसको हम लोग व्हाइट बोर्ड पे आसानी से सीख सकते हैं। बाकी सारे क्लासेज आपको ऐसे माध्यम से पढ़ाया जाएगा जिस माध्यम में आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक है ना। आइए, तो चैप्टर का नाम होने वाला है न्यूट्रिशन, पोषण, ठीक है ना। और उसके साथ साथ कुछ ऐसे मैटर पे भी हम लोग बात करेंगे। न्यूट्रिशन के बाद से न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब पोषण एवं पोषक पदार्थ, ठीक है ना, पोषक पदार्थ। ठीक है ना। तो पोषण यानी न्यूट्रिशन और पोषक पदार्थ का मतलब है न्यूट्रिएंट्स। समझते हैं बहुत ही आसानी भाषा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, जब एक बच्चा छोटा सा रहता है तो वो जन्म लेता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, भगवान ना कभी ऐसा हो, लेकिन मान लीजिए अगर उस बच्चे को आप जन्म लेने के बाद कुछ भी न खिलाइए, कुछ भी न पिलाइए, तो क्या होगा? जब तक उसके शरीर में ऊर्जा है तब तक वो जीवित रहेगा, ऊर्जा खत्म, बच्चे की डेथ हो जाएगी, ठीक है ना। अच्छा, मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि उस बच्चे को जीवित रहने के लिए कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तो आप लोग अपने आम भाषा में कहते हो भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए। लेकिन इसको बायोलॉजी की भाषा में हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए, ठीक है ना। हम लोग नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं कि उस बच्चे को भोजन चाहिए, लेकिन बायोलॉजी की भाषा में उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, पोषक पदार्थ चाहिए। अब समझ में आ गया कि पोषक पदार्थ क्या है? भोजन है प्रभु, जो आप खाते हो वही है, न्यूट्रिएंट्स है। अच्छा, उस बच्चे को अगर आप भोजन दे दोगे तो हम जानते हैं कि छोटे बच्चे का दांत तो है नहीं, तो अगर उसको आप बढ़िया से पिज्जा खिलाने की कोशिश करोगे तो खाएगा क्या? नहीं खाएगा। तो उसको क्या देना है? दूध देना है, मिल्क देना है। तो वो उसी के लिए क्या है? एक छोटे से बच्चे के लिए न्यूट्रिएंट्स क्या है? एक छोटे से बच्चे के लिए पोषक पदार्थ क्या है? तो वो है मिल्क, और फूड भी उसका मिल्क है। तो कहने का मतलब है पोषक पदार्थ क्या होते हैं? पोषक पदार्थ वे जरूरी चीज होते हैं, वे जरूरी इसेंशियल्स मैटर या सबस्टेंस होते हैं जो किसके लिए जरूरी होते हैं? जो मनुष्य के पोषण के लिए जरूरी होते हैं। पोषण का मतलब क्या होता है? देखो, पोषण का मतलब होता है पहला ग्रोथ यानी वृद्धि,
ठीक है ना। सेकंड डेवलपमेंट यानी विकास, हिंदी इंग्लिश का कोई झाम नहीं रहने वाला, यहां पे बता दे रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड मेंटेनेंस यानी देख रेख, ठीक है ना। तो इतनी चीज के लिए ग्रोथ, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया, उसकी वृद्धि, तो कैसी वृद्धि, शारीरिक यानी छोटा है तो बड़ा हो जाए, मानसिक यानी पहले वो कुछ नहीं समझता है तो वो सब कुछ समझने लगे, बोलने लगे, जानने लगे, तमाम चीजें, तो ये क्या है, मानसिक। तो जब किसी व्यक्ति का क्या करना रहता है, ग्रोथ करना रहता है, वृद्धि करना रहता है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, ठीक है ना। जब किसी व्यक्ति का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, पहले वो 2 फुट का था, अब बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 4 फुट, 5 फुट, 6 फुट हो गया। तो क्या हो रहा है, निरंतर उसके शरीर में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ क्या हो रहा है, मेंटेनेंस, देख रेख। अब बच्चे ने क्या कर लिया, खेल रहा है धूल में, मिट्टी खा लिया तो मिट्टी में कुछ बैक्टीरिया चला गया, बीमारी चला गया। तो ये सब लड़ने के लिए पुराने जमाने में क्या वैक्सीन होते थे, क्या नहीं होते थे, तो लोग अपने आप ठीक हो जाते थे ना, इम्यूनिटी बनती थी। तो इसी प्रकार इस बच्चे को अपने बीमारियों से लड़ने के लिए क्या चाहिए, कुछ मेंटेनेंस चाहिए। कहते हैं ना हमारी गाड़ी चलते चलते रुक जा रही है, तो मतलब क्या, उसका अपने मेंटेनेंस सही से नहीं किया है, यानी हमारा शरीर चलते चलते क्या हो जा रहा, अब चलते चलते बेहोश हो जा रहा है, अर्थात आपका शरीर का सर्विसिंग आपने सही से नहीं किया है। सर्विसिंग का मतलब ये नहीं हुआ कि पिटाई शुरू कर देना, सर्विसिंग का मतलब यह हुआ कि उसको अच्छा भोजन और साथ साथ में उसको आराम, रेस्ट आपने नहीं दिया। तो ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस यानी वृद्धि, विकास और देखरेख के लिए, वृद्धि, विकास और देखरेख के लिए जिस भी इसेंशियल सबस्टेंस की जरूरत पड़ती है, जिस भी आवश्यक वस्तु की जरूरत पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पोषक पदार्थ कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। और जब वृद्धि, विकास और देखरेख यानी जब किसी शरीर में ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करना है, ठीक है ना, जब किसी शरीर में ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस करना है तो उसे हमने क्या बोल दिया कि शरीर का पोषण हो रहा है। यानी क्या, अगर हम प्रॉपर रूप से एक बेबी को जो अभी बर्थ किया है वो उसको हमने मिल्क देना स्टार्ट कर दिया, तो जैसे जैसे वो मिल्क लेता रहेगा उसका क्या होगा, ग्रोथ होगा, डेवलपमेंट होगा, मेंटेनेंस होगा, मतलब बच्चे का क्या होगा, पोषण होगा, न्यूट्रिशन होगा। और जिससे न्यूट्रिशन हो रहा है वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है, यानी पोषक पदार्थ है। तो बच्चे के लिए पोषक पदार्थ क्या है, तो बच्चे के लिए पोषक पदार्थ है दूध, और आपके लिए पोषक पदार्थ क्या है, तो पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, इडली है, डोसा है, तमाम चीजें, ठीक है ना, जो जो खाता हो वो समझ जाएगा। तो पोषण और पोषक तत्व को आप अच्छे से समझ गए होंगे, ये मेरा दावा है, आप आराम से समझ गए होंगे। चलिए कुछ और बढ़ते हैं, यानी पोषक और पोषक तत्व आप अच्छे से समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और नया जानते हैं। एक एक कर को तोड़ तोड़ के हम लोग मैटर को बढ़िया से सीखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मेरा मानना है कि चीजें जब हम उसको बढ़िया से तोड़ देंगे ना तो आराम से आप उसको समझ जाओगे। अब चलिए थोड़ी सी बायोलॉजी में घुसते हैं। क्या घुसते हैं, आइए देखो। अब जो हमने पोषक पदार्थ जो था, चाहे वो बच्चे के लिए एक मिल्क हो, ठीक है ना, बच्चे के लिए क्या हो, मिल्क हो, या फिर उस बच्चे के लिए और क्या हो सकता है, या फिर कोई एडल्ट के लिए क्या हो, कोई फूड हो। अब ये फूड में अपने अनुसार आप पिज्जा रखना हो तो पिज्जा रख सकते हो, जो भी रखना रख सकते हो, जो भी चाहे आप समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये क्या है, पोषक पदार्थ है। अब इस पोषक पदार्थ में कुछ तत्व होंगे, कुछ एलिमेंट होंगे, अवयव होंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका शरीर है, आपके शरीर में क्या है, बहुत सारे एलिमेंट है। क्या क्या है, आई है, हेयर है, हैंड है, बहुत सारी चीजें हैं। आप जिस फोन में देख रहे हो उस फोन के भी बहुत सारे पार्ट हैं। आपका डिस्प्ले होगा, वॉल्यूम बटन होगा, पावर बटन होगा, तमाम चीजें हैं। वैसे ही आप जो मिल्क पिए, या फिर आप जो खाना खाया, या फिर आपने जो पिज्जा खाया, उस पिज्जा में क्या क्या है, तो देखो क्या क्या है। पहले नंबर पे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट को हिंदी में भी क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। तो यहां पर हिंदी वाले कोऑपरेट करेंगे, जहां पर अंग्रेजी वाले को कोऑपरेट करना होगा मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा कहीं एक भी पॉइंट ऐसा नहीं आएगा जहां पर आपको हिंदी इंग्लिश में समस्या होगी। जो लोग हमसे पढ़ते हो जानते हैं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, ठीक है ना। सेकंड नंबर पे क्या होगा, प्रोटीन होगा,
प्रोटीन को भी मुन्ना क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रोटीन ही कहते हैं, तो ध्यान रखना। तीसरा है क्या? तीसरा क्या होगा? फैट। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। ठीक, फैट। फिर उसके बाद से मिनरल्स। मिनरल्स का मतलब क्या है? खनिज। सब पे एक एक करके बात होगी, कोई भी घबराएगा नहीं, मैं बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद से क्या है? कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, मिनरल हो गया। आगे आते हैं नेक्स्ट, रेसा यानी फाइबर। बाबा रामदेव बहुत प्रचार करते हैं इसका, रेसा। ये मत सोचना कि धागा, धागे की बात नहीं हो रही है, अभी बताते हैं इसको। ये एक प्रोटीन का ही फॉर्म होता है, नेक्स्ट बाद में समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या होगा आपके पास? तो नेक्स्ट आपके पास होगा क्या? वाटर यानी जल। समझिए, आपने जो भी भोजन लिया, आपने जो भी भोजन लिया, उस भोजन में क्या क्या है मुन्ना? तो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है ना, प्रोटीन है, फैट है, मिनरल है, फाइबर है, वाटर है। इतनी चीजें उस फूड के कंपोनेंट हैं, उस फूड के पार्ट है, उस भोजन में ये चीजें पाई जाती हैं, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं एक एक करके, और एक एक करके काम क्या है, फिर हल्के में एक एक का काम समझ के फिर हम लोग उसके बाद से एक और चीज है, दो चीज है, विटामिन, ठीक है ना। विटामिन को हिंदी में विटामिन ही कहते हैं। और एक ये जो मेरा फॉर्मूला रहता है, क्योंकि आजकल के भोजन में ये भी बहुत होते हैं, ठीक है ना, पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषित पदार्थ। तो ये आपका कंप्लीट, ठीक है ना। अगर एक चीज और बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, बढ़ा ही लो, क्या करना है, बढ़ा ही लो, क्या करना है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल, चूंकि ये प्रोटीन का ही मोनोमर है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके समझते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपने जो भोजन खाया उस भोजन में क्या क्या है, विज्ञान क्या कहता है। तो ये जैसे एक मोबाइल में डिस्प्ले, वॉल्यूम बटन, तमाम चीजें हैं, वैसे ही भोजन में क्या क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, वाटर, विटामिन, पॉल्यूटेंट्स और न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। अच्छा, और ये सभी को मिलाकर कंबाइंड रूप से हम क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स, ठीक है ना। इन सभी को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? पोषक पदार्थ यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। देखो, अब इसमें सबका रोल अलग अलग है, सभी लोगों का अलग रोल है। क्या क्या है, जरा समझते हैं। देखो, इसमें से ये जो तीन लोग हैं, कौन कौन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। ये तीन लोगों का काम क्या है? इन तीन लोगों का काम है एनर्जी प्रोवाइड करना। क्या देना? ऊर्जा। जैसे मैं यहां पर बोल रहा हूं, तो बोलने के पीछे मेरी ऊर्जा खपत हो रही है, या फिर कोई मशीन चलता है तो मशीन चलने के बाद उसकी ऊर्जा खपत होती है। तो ऊर्जा, ठीक है ना, एनर्जी जो है वो कोई तो सोर्स होगा ना। तो बस ये तीन चीजें हमारे मानव शरीर को क्या देती हैं? ऊर्जा देती हैं, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से किससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, निम्नलिखित में से किससे शरीर को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन में है, इन तीनों के अलावा कोई भी ऑप्शन में है, तो आप उसको अंधाधुन मारिए, उसको आंसर मारिए। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन चीजें क्या करती हैं? एनर्जी देती हैं। फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। अब देखो एक चीज ध्यान रखो, ये जो प्रोटीन है ना मुन्ना, ये प्रोटीन, ये दो काम करता है। क्या करता है? ये तो एनर्जी भी देता है, और क्या करता है? एनर्जी भी देता है, और बॉडी बिल्डिंग का भी काम करता है, यानी ऊर्जा भी देता है और मसल्स भी तैयार करता है। खैर मेरे मसल्स नहीं है, कोई बात नहीं लेकिन हाँ, प्रोटीन क्या करता है? दो काम करता है, एनर्जी भी देता है और बॉडी बिल्डिंग का भी काम करता है। मतलब क्या हो, क्या कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति दो काम नहीं कर सकता? काहे नहीं कर सकता है? एक डॉक्टर भी हो सकता है और टीचर नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है। तो कहने का मतलब है, इसके अंदर जो कैपेबिलिटी है वो ज्यादा, इसलिए एनर्जी भी दे देता है और बॉडी भी बना लेता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? ऊर्जा देता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। और ये तो अनवांटेड बॉडी बिल्डिंग करता है, क्या आप जानते हैं? इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आइए अब देखिए, ये जो वाटर है, ये वाटर का काम क्या मुन्ना? इस वाटर का काम है सॉल्वेंट का काम है, ठीक है ना, विलायक का काम है। उदाहरण के तौर पे जैसे देखो,
एक आप रोटी लीजिएगा, ठीक है ना, रोटी बढ़िया से बना लीजिएगा, उसको ऐसे कहीं पे सड़क पे फेंक दीजिएगा। अब आप उसको डेली ऑब्जर्व करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो आप देखोगे तो वो रोटी का टुकड़ा सूखेगा, फिर धीरे 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 मतलब वो खत्म होगा, उसका डिकम्पोजिशन जो होगा, उसके जो क्या बोलते हैं अपघटन की जो क्रिया होगी वो बहुत दिनों बाद होगी। लेकिन उसी रोटी को आप क्या करिए, उसी रोटी को एक पानी के डब्बे में या फिर पानी के बाल्टी में फेंक दीजिए। तो जब पानी के बाल्टी में जब फेंक देंगे आप, तो क्या होगा, उस पानी में फेंकने के कारण वो धीरे 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 वो जो रोटी का टुकड़ा होगा या फिर कोई चट्टान भी आप एग्जांपल में ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तो वो क्या होगा, धीरे 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 वो बहुत ही वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे। आराम से आप धीरे से ऐसे तोड़ोगे तो टूट जाएगा। लेकिन उसी को अगर आप नॉर्मल वे में तोड़ोगे यानी बिना पानी के, तो क्या होगा, थोड़ा ज्यादा देर में टूटेगा। अर्थात कहने का मतलब है भोजन जो हमारा, जो हमने भोजन लिया, अगर पानी नहीं रहता तो भोजन को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे चीजें भोजन में रहती हैं, जैसे कई लोग कहते हैं ना, आलू को काट के मत धोना, आलू को हमेशा धो के काटना, ठीक है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि काट के धोगे तो उसमें कुछ ऐसे माल होते हैं जो बह जाएंगे, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना विटामिन, सॉल्युबल विटामिन और क्या होता है, इनसॉल्युबल विटामिन। उसी प्रकार भोजन के कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, पानी में विलेय होते हैं, जो घुल जाते हैं। तो पानी क्या करता है, एक विलायक का कार्य करता है, यानी उसको घोलने का काम करता है, ठीक है ना। अच्छा, इसने क्या किया, ऊर्जा बनाया, इसने क्या किया, ऊर्जा प्लस बॉडी बिल्डिंग का किया काम। वाटर ने क्या किया, सॉल्वेंट यानी विलायक यानी घुलने का काम किया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ये देखो, ये जो फाइबर है ना, ये फाइबर यानी फाइबर प्लस विटामिन प्लस ये मिनरल, इनको एक साथ हमने छोड़ दिया था, मिनरल, ठीक है ना, ये मिनरल, ठीक है ना। तो ये फाइबर प्लस विटामिन प्लस मिनरल क्या करते हैं, जरा समझो। एक काम करो, मान लीजिए एक बाइक है, उस बाइक में आपने पेट्रोल जला दिया, पर जला नहीं दिया मतलब पेट्रोल भरा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है ना, बढ़िया से आपने माल सब कुछ तैयार कर, पहिया या सब है, इंजन है ही नहीं, ठीक है ना, इंजन है ही नहीं, तो जरा बताओ क्या तुम्हारी बाइक चलेगी? नहीं चलेगी। यानी इंजन जरूरी है, तभी तो वो फ्यूल जो है वो फ्यूल जाएगा, जलेगा, जल के ऊर्जा देगा, जब ऊर्जा देगा तब तुम्हारी बाइक, मोटर बाइक चलेगी। वही सेम चीज है यहां पर। क्या, एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना। इसको जरा मिटा दूं मैं, क्योंकि मुझे चाहिए जरूरत, हल्का सा जगह चाहिए। एक शब्द होता है मेटाबॉलिक रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है ना, उपापचयी क्रिया, उपापचयी क्रिया, ठीक है ना। तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होता है, उपापचयी क्रिया जो होता है, वो क्या करता है, आपके भोजन में जो भी आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है, आपके भोजन में जो भी आपके शरीर के लिए इंपॉर्टेंट मटेरियल है, उस इंपॉर्टेंट मटेरियल को भोजन से निकालकर, उस इंपॉर्टेंट मटेरियल को भोजन से निकालकर आपके शरीर को पहुंचाने का कार्य ही, पहुंचाने का जो मैकेनिज्म है, यानी हमारा फूड इज कन्वर्टेड इनटू, किसमें फूड कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, फाइबर, वाटर, इन तमाम चीजों में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रक्रिया को हमने क्या बोल दिया, इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। और इसी मेटाबॉलिक रिएक्शन में क्या कौन कौन हेल्प करता है, फाइबर हेल्प करता है, विटामिन हेल्प करता है, मिनरल हेल्प करता है। कैसे, जरा बताते हैं एक एक करके एग्जांपल। फाइबर पता है क्या करता है, फाइबर आपके शरीर में जल को खींचने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज कर देता है। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है, अगर आपने भोजन किया, उस भोजन में फाइबर है, तो वो फाइबर क्या करेगा, पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो कोई भी हार्ड मटेरियल यानी कठोर भोजन किसमें बदल जाएगा, सॉफ्ट मटेरियल में। तो जब वो सॉफ्ट मटेरियल बन जाएगा, तो जब वो सॉफ्ट मटेरियल बनेगा तो उससे जो भी इसमें इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शरीर में एब्जॉर्ब होना आसान हो जाएगी। इसके साथ साथ पेट से संबंधित जो भी समस्या होती है, जैसे गैस कब होता है, बदहजमी कब होता है, यानी अनडाइजेशन कब होता है, जब आप भोजन सही तरीके से नहीं लेते हो या फिर भोजन में जल की समस्या होती है।
इसी प्रकार कई लोग कहते हैं कि हमें बाथरूम क्लियर नहीं हुआ, सही से होता नहीं है, बड़ी समस्या है। तो वो भी क्या है, जब आप फाइबर युक्त भोजन खाओगे तो फाइबर में क्या होता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने की क्षमता ज्यादा होती है, वो पानी को खूब खींचेगा, आपको प्यास लगेगी, आप पानी पियोगे, जब आप पानी पियोगे तो खाओगे भी बढ़िया और जाओगे भी बढ़िया। समझ गया ना मेरी बात को? तो बस, तो फाइबर का काम ये है। तो हुआ ना मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करने वाला। बिल्कुल। विटामिन मुन्ना जरा बताओ, तुम्हें हो गया कोई बीमारी, तो जब बीमारी हो गया तो तुम्हारी मशीन हो गई खराब ना, तो जब मशीन खराब हो गई तो उसको मशीन को ठीक कौन करता है? विटामिन। विटामिन में हम लोग बहुत पढ़ेंगे कि ये बीमारी किससे हुई, वो बीमारी किससे हुई, तो बात आप समझ रहे हो, ठीक है ना? तो ये विटामिन। मिनरल्स में क्या आते हैं, यानी खनिज में, खनिज लवण में, तो जैसे लोहा है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, सोडियम है, क्लोरीन है। तो ये जितने भी तत्व हैं, जो जितने भी मिनरल हैं, ये सभी का हमारे शरीर में रोल है कि नहीं है? है मुन्ना, बिल्कुल है। तो कैसे मुन्ना? अगर आपके शरीर में सोडियम और पोटेशियम का अनबैलेंस हो जाए तो आपके हृदय की धड़कन रुक सकती है। तो हृदय को धड़काने में दो मिनरल्स काम कर रहे हैं, सोडियम और पोटेशियम। तो मतलब क्या हुआ कि ये हृदय को धड़कने में, यानी इंजन को धड़कने में काम कर रहे हैं ना, तो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, तो उसमें ये हेल्प कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इसके साथ साथ हड्डी है ना ये मुन्ना, हड्डी का निर्माण करने में क्या होता है? कैल्शियम प्लस फास्फोरस। तो इसी प्रकार घेघा रोग जो होता है, ठीक है ना, तो उसमें किसकी कमी होती है? आयोडीन की। तो आयोडीन में बहुत सारे ऐसे क्या बोलते हैं, वो चीजें होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, जिनमें बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और यही एंजाइम और हार्मोन क्या करते हैं? पाचन में सहायक होते हैं, ठीक है ना? जैसे आप लोग समझोगे बहुत बार में कि पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। तो पेप्सिन के बैकएंड में जाके देखोगे तो कोई मेटल होगा, कोई एलिमेंट ही होगा। इसलिए मिनरल्स क्या करते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं। अगेन फिर सोचो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, एनर्जी दिया, ठीक है ना? प्रोटीन क्या दिया? एनर्जी प्लस बॉडी बिल्डिंग का, दोनों का काम किया। मिनरल्स, फाइबर्स और वाटर क्या बोलते हैं, विटामिन, तीनों काम क्या किए? मेटाबॉलिक रिएक्शन। वाटर क्या किया? तो वाटर सॉल्वेंट का काम किया। न्यूक्लिक एसिड भी क्या है? न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि पॉलीथीन का फार्मूला क्या है, तो आप कहोगे साहब पॉलीथीन जो है उसका फार्मूला है CH2N, CH2N, ठीक है ना? अब जितने लंबा पॉलीथीन बनाना है, अब CH2 और N की जगह पे 1 2 3 4 5 जितना जोड़ना चाहोगे उतना जोड़ के आप बहुलक बना लो। जैसे उदाहरण के तौर पे एक होता है एकलक, जिसको हम कहते हैं मोनोमर इंग्लिश में, और एक होता है बहुलक, जिसको हम कहते हैं पॉलीमर, ठीक है ना? तो जो पॉलीमर होता है वो मोनोमर, कई सारे मोनोमर यूनिट मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर बनाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमारा शरीर क्या है? एक मोनोमर है कि पॉलीमर है? तो हमारा शरीर एक पॉलीमर है। क्यों? हमारे शरीर का जो मोनोमर है, एकलक है, वो क्या है? सेल है, और सेल इज द यूनिट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना? क्योंकि सेल क्या है? हमारे शरीर की इकाई है। कई सारे सेल मिलकर के क्या बनाए? कई सारे सेल मिलकर के हमारे पूरे शरीर को बना दिए। मतलब एक सिंपल, एक साधारण सा, सिर्फ एक सेल क्या है? सिर्फ एक सेल मोनोमर है, और बहुत सारे सेल मिलकर बनाकर एक बॉडी बना दिए, वो क्या है? पॉलीमर है, ठीक है ना? इसी प्रकार न्यूक्लिक एसिड क्या है? न्यूक्लिक एसिड मोनोमर है, और प्रोटीन क्या है? पॉलीमर है। मतलब क्या हुआ कि बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड मिलके क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। तो ये सारा मैटर आपको बता दिया हमने। और ये पॉल्यूटेंट्स आप जानते ही हो क्या होता है। जैसे मान लीजिए आप पानीपुरी की दुकान पे गए, और पानीपुरी की दुकान पे आपने गपागप 5 पानीपुरी ठोक दिए, और वो पानीपुरी वाला बहुत पहले से ही होशियार है। उसको पता है कि जो छोला है, जो 3 दिन पहले वाला छोला है, उस छोले को थोड़ा किनारे लगा के रखा है, और ये सोचता है कि जो भी लड़कियां ही ज्यादा खाने में वो रहती हैं, लड़के तो ये सब काम नहीं करते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन फिर भी एक मजाक है, पढ़ाई को एक बार मजाक के तरीके लोगे तो अच्छे से पढ़ोगे। तो उसको पता है कि ये बहन जी जो है, बहन जी नहीं कहेंगे, जो भी ये मैडम जो है, ये जब भी आएंगी तो हमसे एक्स्ट्रा जरूर मांगती है कि भैया एक सूखा करके दे दो, या फिर इसमें मीठा डाल के दे दो।
तो वो क्या करता है, एक पानी पूरी लिया, कहा कि ये बगल वाला छोला जो 3-4 दिन पहले का है उसको डाल के दे देगा। लो मैडम, मैडम जी भी खुश, वो भी खुश। क्यों खुश? क्योंकि उसका 3 दिन का माल सप्लाई हो रहा है। अब मैडम भैया एक्स्ट्रा मिल गया एक। तो वो बहुत दिन से जो रखा गया है उसमें कुछ क्या होंगे, प्रदूषित पदार्थ आ जाएंगे, जो मैडम को पानी पूरी जब खाएंगी तो क्या होगा, रात में फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, तो उल्टी आ सकती है, वोमिटिंग हो सकती है। और मैडम कहेंगे यार उल्टी आ गया कैसे यार? तो मैडम जो आपने पानी पूरी खाया एक्स्ट्रा वही है जो निकल रहा है, ठीक है ना। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आप समझ गए हो आई होप। एक बार फिर से, अगर कुछ नहीं आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या रट्टा मारो जिंदाबाद में पहला नंबर 1 देखो, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिशन के बारे में हमने क्या जाना, ठीक है ना। उसके साथ साथ यानी पोषण और पोषक पदार्थ के बारे में हमने क्या बोला, क्या जाना, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति की ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस एक साथ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। जिसके कारण पोषण होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थ में क्या क्या है मुन्ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, वाटर, पॉल्यूटेंट्स, फाइबर, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक पदार्थ हैं जिनका बहुत ज्यादा रोल है। क्या रोल है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का रोल एनर्जी देने में होता है। प्रोटीन जो होता है वो एनर्जी भी देता है, बॉडी भी बनाता है, ठीक है ना। उसके साथ साथ वाटर विलायक का काम करता है, किसी को घुला के तोड़ देता है। इसके साथ साथ जो विटामिन होता है, फाइबर होता है, उसके साथ साथ अगर आप देखें विटामिन, फाइबर और एक क्या छूट रहा है, मिनरल्स, ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करते हैं, यानी इंजन को चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है ना। तो ये तीनों आप जान गए। और पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, पॉल्यूटेंट्स बीमारी फैलाते हैं। जो मैडम ने एक्स्ट्रा क्या खाया, पानी पूरी खाया। और न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, तो न्यूक्लिक एसिड मोनोमर होते हैं किसके, प्रोटीन के। तो न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड मोनोमर होते हैं प्रोटीन के, और प्रोटीन किससे बना होता है, तो न्यूक्लिक एसिड और अमीनो एसिड से। तो ये पूरा हमने आपको हल्का सा एक ब्रीफ नॉलेज दे दिया किसके किसके बारे में, तो पोषण और पोषक पदार्थ के बारे में, यानी न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कुछ और, अब एक एक करके पढ़ेंगे। आज हम लोग कार्बोहाइड्रेट को निपटा देंगे, ठीक है ना। देखो एक चीज समझ ले, इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहता, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको कि जरूरी नहीं कि देखो आपके एग्जाम के लिए ही जरूरी हो, ये आपके दैनिक जीवन में आप जो खा रहे हो ना, आपके भोजन में, ये आपको इतना काम देगा कि आप सच में कह रहे हैं ना एक मिनी डॉक्टर बन जाओगे। आपको पता नहीं है लेकिन सच में कह रहे हैं बहुत सारी बीमारियों को आप खुद से ठीक कर सकते हो। जो लोग हमसे जानते हैं कि हमें खुद इतनी स्पाइन की समस्या हुई थी, और मैं हर जगह बताता हूं कि बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं खुद डॉक्टर हूं, लेकिन एक कहते हैं ना, एक नॉर्मल जीवन शैली के साथ साथ और खुद एक्सरसाइज के साथ साथ हमने आपको ठीक कर दिया। आप नहीं मान पाओगे, मैं 10 कदम नहीं चल पाता था, और आपने भी बहुत सारे ऐसे घर के लोग होंगे जिनको मदर्स होती है, उनको बैठने में दिक्कत होती है, सोने में दिक्कत होती है, मेरे साथ भी हुआ था। और इसके साथ साथ आप नहीं मानोगे, BHU से लेके क्या बोलते हैं कानपुर के अच्छे डॉक्टर, फिर उसके बाद से लखनऊ के KGMC के, हर जगह से सबने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन सब हो गया गोल। तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि डॉक्टर इज द फाइनल होप, नहीं मुन्ना ना, डॉक्टर इज द नॉट फाइनल होप, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब हेडिंग डालते हैं कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट हिंदी सेम है इसलिए ज्यादा झाम नहीं, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है प्रभु, तो एक का सबसे बढ़िया तो ये क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक मतलब क्या है, एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का मतलब क्या है, इसमें कार्बन तो प्रभु है ही, ठीक है ना। जिसमें कार्बन होगा उसी को हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। उसके साथ साथ, और नॉर्मल एग्जाम में कई बार तो यही पूछ देता है कि कार्बोहाइड्रेट है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, या फिर दोनों, या फिर कोई नहीं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, छोटा भी आंसर है ये आराम से। तो इसमें 3 चीजें पाई जाती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक चीज ध्यान रखो, दुनिया की जितनी भी चीजें हैं उनके फंडामेंटल में आप जाएं, मूल में जाएं, तो उस मूल में मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा।
और अधिक आप देख सकते हो तो सोडियम हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, और कुछ बेसिक चीजें हैं। इन्हीं चीजों से पूरी दुनिया बनी, ठीक है ना। और उन्हीं तीनों के बीच में बस 3 चीजें हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना, तो घबराइएगा मत बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कार्बोहाइड्रेट 3 एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं, एक है कार्बन और एक है हाइड्रोजन और एक है ऑक्सीजन। ये 3 चीजें मिलकर क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं। तो मैथ में आपको सर पढ़ाते होंगे रेशियो, तो रेशियो जो नहीं पढ़े होंगे वो जाके पहले आराम से पढ़ें वहां पे सर से, ठीक है ना। तो रेशियो पढ़ाते होंगे, तो ये जो रेशियो है यानी कार्बन कितना, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना, तो ध्यान रखना इसमें जो CHO का रेशियो होता है 1:2:1, अर्थात अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन कितना है, कार्बन कितना है, 1 है। और नॉर्मली 1 को हम लोग नंबर आगे नहीं लिखते, अगर 2 रहता है तो 2 लिखते, लेकिन 1 को नहीं लिखते क्योंकि ऑलरेडी लिखा है। तो हाइड्रोजन कितना होगा, 2 होगा, और ऑक्सीजन कितना होगा, O होगा। बात समझ में आई। अर्थात इसका जो रेशियो होता है कितना होता है, 1:2:1 होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट किससे बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इनका रेशियो कितना होता है, 1:2:1 होता है, ध्यान रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और क्या जान सकते हैं आप, देखो ये बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं, ये आप जान गए। इसको मिटा दो। और कैसे होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं। जरा मैं इसको मिटा दूं क्योंकि मुझे चाहिए थोड़ा जगह, मिटा दें, ओके ठीक है। अभी आपने देखा, क्या देखा कि ये कार्बोहाइड्रेट क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। तो देखो इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, यानी मैं बोल रहा हूं, चल रहा हूं, लिख रहा हूं, तो ये ऊर्जा मुझे कौन दे रहा है, तो ये ऊर्जा हमें कौन दे रहा है, कार्बोहाइड्रेट दे रहा है। यानी मनुष्य के शरीर का लगभग 50 से लेकर 80% ऊर्जा कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है। यानी कार्बोहाइड्रेट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये दीजिए ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक तो ऊर्जा देता है, कितना ऊर्जा देता है, तो 50 से 80% मानव शरीर का ऊर्जा देता है कौन, कार्बोहाइड्रेट। अब ये कार्बन में हमने बोला ना कि रेशियो इनका होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और जब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है तो जैसे जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा डिसबैलेंस होगा वैसे वैसे इनके नाम में भी परिवर्तन होगा। अर्थात नंबर ऑफ द कार्बन, यानी कार्बन के नंबर के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कार्बन के नंबर के आधार पर कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, 3 भागों में। कौन कौन, मोनो, डाई और पॉली, ठीक है ना। यानी मोनोसैकेराइड, ठीक है ना, पॉलीसैकेराइड और डाइसैकेराइड। हिंदी में भी आप ऐसे ही लिखोगे, मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ऐसे ही लिखोगे। अर्थात कार्बन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को 3 भागों में हमने बांटा, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छे से आप ध्यान रखिएगा एग्जांपल के तौर पे। तो ये जो मोनोसैकेराइड होते हैं, मोनोसैकेराइड, ये जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट का जो फर्स्ट पार्ट है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम मेन कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही मेन है, क्योंकि ये तो बाद में है, ये तो मेन है मानव शरीर के लिए और यही हमारे लिए जरूरी है। जैसे समझो गाड़ी किससे चलती है, पेट्रोल चलती है ना। मनुष्य किससे चलता है, भोजन से चलता है, कार्बोहाइड्रेट से चलता है। उल्टा कर दें, क्या उल्टा कर दें, गाड़ी के टंकी में पिज्जा डाल देते हैं, अब मनुष्य के शरीर में पेट्रोल डाल देते हैं, मजा आएगा क्या, चलेगा क्या, नहीं चलेगा। तो हर एक शरीर की एक अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसी प्रकार हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये मोनोसैकेराइड, इसी को हम आसानी से लेते हैं, इसीलिए क्या है, ये मूल क्या है, मूल कार्बोहाइड्रेट है, मूल कार्बोहाइड्रेट है। कौन, मोनोसैकेराइड। रेशियो कितना है, 1:2:1। तो जरा इसको बांटते हैं, कहां से शुरू होता है, तो देखो इसके टाइप कौन कौन से हैं, तो देखो कौन कौन से टाइप हैं। देखो एक है ट्रायोज, हिंदी में भी ऐसे ही लिखना ट्रायोज, ठीक है ना। ट्रायोज के बाद से अगर आप केमिस्ट्री में ABCD जानते हो यानी नंबरिंग जानते हो तो आसानी है। ट्रायोज यानी मोनोसैकेराइड के कितने पार्ट हैं, देखो एक तो ट्रायोज है, फिर क्या है टेट्रोज, हिंदी में भी सेम टेट्रोज, ठीक है ना। ट्रायोज, टेट्रोज, फिर क्या होगा पेंटोज, ठीक है ना, पेंटोज यानी 5 नंबर। पेंटोज के बाद से क्या होगा हेक्सोज,
आप आसानी से बता सकते हो कि इसमें कार्बन कितना होगा, तो कहोगे साहब कार्बन कितना, 3 कार्बन, इसमें कार्बन कितना, 4 कार्बन, इसमें कार्बन कितना, 5 कार्बन, इसमें कार्बन कितना, 6 कार्बन। हमें कार्बन नहीं गिनाना है। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड है, तो ये चारों ऑप्शन आपको दे दिए। ये चारों के चारों क्या हैं, चारों के चारों क्या है, मोनोसैकेराइड है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, चारों के चारों मोनोसैकेराइड है। ठीक, इसके साथ साथ हेक्सोज में, हेक्सोज का मतलब क्या है, अब इसका फार्मूला भी आप आसानी से निकाल सकते हो। अच्छा बताओ, रेशियो कितना बताया था हमने, 1:2:1, ये रेशियो हमने बताया था ना। अब जरा देखो, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हमें इतना पता है कि ट्रायोज का मतलब होता है 3, तो इसका मतलब है कार्बन कितना होगा, 3, रेशियो यहां पे देखो, तो हाइड्रोजन कितना होगा, 6, H कितना हो जाएगा, 6, फिर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 3, यानी ट्रायोज का फार्मूला क्या होगा, C3H6O3। बस अब हेक्सोज में आ जाओ, हेक्सोज का क्या हो जाएगा, C6, फिर क्या होगा, H12 और O6। लेकिन कोई भी आपको ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज का फार्मूला नहीं बताएगा। मैंने आपको नॉर्मली बता दिया, नहीं कभी एग्जाम्स में आपके पूछे जाएंगे। एग्जाम्स में सिर्फ एक ही चीज पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड का उदाहरण है, तो ये सब क्या है, मोनोसैकेराइड के उदाहरण। अब देखो, जैसे सामान्यतः हम लोग एक कहावत कहते हैं, क्या कहते हैं कि चाहे इस हाथ से कान पकड़ो, चाहे इस हाथ से कान पकड़ो, बात एक ही है। चाहे कान ऐसे पकड़ो, चाहे घुमा के पकड़ो, बात एक ही है। लेकिन बायोलॉजी और केमिस्ट्री की दुनिया में बात ऐसे नहीं है। मतलब क्या है, मतलब क्या है कि ये जो C6H12O6 है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, रासायनिक फार्मूला है। लेकिन इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है, मतलब कहां पर कार्बन के साथ कौन सा हाइड्रोजन जुड़ा है, कौन हाइड्रोजन के साथ कौन सा ऑक्सीजन जुड़ा है, यह डिफरेंट होता है। इसलिए मैं आपको बता दूं, इस हेक्सोज के कई सारे एग्जांपल हैं। कौन कौन से, देखिए मैं आपको बताता हूं। इसको जरा मैं मिटा दूं, ये वाला, ठीक है ना, आपको एग्जांपल देता हूं। देखो, सबका केमिकल फार्मूला यही है। किसका किसका, देखो, ग्लूकोज का, ग्लूकोज के बाद से क्या है, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का फिर क्या है, ग्लैक्टोज का, ठीक है ना, उसके बाद से मैनोज का, मैनोज के बाद से क्या है, हेक्सोज, वो तो है ही। ये सब के सब का फॉर्मूला क्या है, इन सभी का फॉर्मूला होता है C6H12O6। लेकिन कौन सा फार्मूला, केमिकल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला नहीं। आप बस एक काम कीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बताना वो इंपॉर्टेंट है भी नहीं और फिर फालतू में हम लोग ज्यादा घुस जाएंगे। तो ग्लूकोज का आप डालिएगा गूगल पे स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, फिर डालिएगा स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज, तो आप दोनों में बहुत अंतर देखने को मिलेगा, जबकि दोनों का फार्मूला क्या है, C6H12O6। आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि देखो, ये जो ग्लूकोज है ना, ये जो फ्रक्टोज है, ये ग्लैक्टोज है, मैनोज, हेक्सोज, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज और हेक्सोज, ये सब के सब क्या है, सब के सब मोनोसैकेराइड के उदाहरण है। बस इससे बाहर आपको कुछ नहीं जानना है, ठीक है ना। पीएचडी नहीं करना है, ध्यान रखना, पीएचडी नहीं करना है। और जो लोग भी जिनका एकेडमी में बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं बीएससी किए हो केमिस्ट्री से या फिर बायोकेमिस्ट्री से या फिर बायोलॉजी से, वो भी ज्यादा दिमाग ना लगाएं कि सर इसमें और थोड़ा केमिकल फार्मूला बताइए। नहीं भाई, आपके लिए काम की जरूरत है ही नहीं। देखो, एकेडमिक चीज और कंपटीशन चीज दोनों अलग होता है, इसलिए आप इस पे ध्यान रखिए। बस आपको ध्यान रखना है कि मोनोसैकेराइड के उदाहरण क्या है, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, और हेक्सोज में ही सब है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज और हेक्सोज। और मनुष्य के शरीर को ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज। मनुष्य के शरीर को ऊर्जा कौन देता है, ग्लूकोज देता है। और एक और चीज ध्यान रखना है, ग्लूकोज भी कई प्रकार का होता है, ए ग्लूकोज, बी ग्लूकोज, सी ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। इसीलिए आप अपने घर में छोटे बच्चे को क्या, कौन सा ग्लूकोज पीते हुए देखते होंगे, ग्लूकोज डी पीते हुए देखते होंगे। तो आपका बच्चा ग्लूकोज सी का नहीं पीता, क्योंकि हमारे शरीर को ग्लूकोज डी ज्यादा एनर्जी देता है, इसलिए ग्लूकोज डी पिया जाता है मुन्ना, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। इसको मिटाते हैं क्योंकि मुझे चाहिए अब जगह। ये चलो, ये टेट्रोज वगैरह हट गया। इस सब की पीडीएफ जो है वीडियो के लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
उसमें तमाम आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, व्हाट्सएप ग्रुप का, तमाम चीज का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मैं मिटा दूं मोनोसैकेराइड को, ताकि हम लोग अच्छे से और चीजें सीख सकें। डाई बचा है, पॉली बचा है, दोनों को देख लेते हैं, फिर उसके बाद से कुछ और चीजें। डाइसैकेराइड, देखो डाइसैकेराइड क्या होता है, जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं, जब दो मोनोसैकेराइड मिलते हैं तो क्या बन जाता है, डाइसैकेराइड। बहुत आसान है। तो जैसे क्या है, जब ग्लूकोज प्लस क्या मिलता है, फ्रक्टोज, जब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलते हैं तो क्या बनता है, सुक्रोज। और इस सुक्रोज को हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, टेबल शुगर, ठीक है ना। हिंदी वाले टेबल शुगर ही जाने, क्योंकि वो बहुत मूर्ख हरामी बहुत हरामी टाइप के होते हैं। वो लिखते हैं ऐसे, टेबल शुगर किसे कहते हैं, ऐसे शुगर नहीं, शुगर है किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, सुक्रोज को। और सुक्रोज को जानते हो कैसे लिखता है, लिखते हैं सब, सुक्रोज कैसे लिखते हैं सब, सुक्रोज। तो मैक्सिमम आप इंग्लिश में ही ध्यान रखें बेसिकली, ठीक है ना, इसलिए। तो चलिए, तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज प्लस सुक्रोज क्या होता है, क्या होता है, मतलब ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज मिलके क्या बनाते हैं, सुक्रोज। अब एक चीज ध्यान रखना, इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6। करो या साहब कहां बता रहा, बात एक थोड़ी सी धैर्य रखो। इसका भी क्या है, C6H12O6। मतलब अगर देखा जाए तो इसका फार्मूला क्या होना चाहिए, तो 6 दूना 12, C12, हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, H 12 दूना 24, और ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 6 दूना 12। ये होना चाहिए ना, ये फार्मूला होना चाहिए ना। लेकिन मुन्ना, क्योंकि रेशियो हमने क्या देखा था, 1:2:1 देखा था ना। और जितने भी टीचर या फिर जहां भी आपने पढ़ा होगा, सब ने बताया होगा कि कार्बोहाइड्रेट का जो रेशियो होता है 1:2:1 होता है, सही है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ कहां लागू होता है, सिर्फ और सिर्फ मोनोसैकेराइड में लागू होता है, ध्यान रखना। इसलिए मैं आपको बोला हूं कि आपको जानने को कुछ जरूर मिलेगा। तो 1:2:1 का रेशियो ये हो गया ना, लेकिन ये है गलत। फार्मूला सही क्या है, फार्मूला क्या है कि ये देखो, एक पानी के मॉलिक्यूल्स इसमें निकाल दो। जब पानी का मॉलिक्यूल्स निकाल दोगे, अर्थात हाइड्रोजन 2 कम कर देना, ऑक्सीजन 1 कम कर देना। मतलब फार्मूला क्या है सुक्रोज का, सुक्रोज का फार्मूला है C12, ठीक है ना, H22 और ऑक्सीजन 11। और ये फार्मूला है किसका, सुक्रोज का। अर्थात जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं, जब ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलते हैं और मिलकर एक पानी निकाल देते हैं, तो जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, सुक्रोज। और इसे हम क्या बोलते हैं, टेबल शुगर। और चीनी जो होता है उसमें क्या होता है, सुक्रोज ही होता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गन्ने का रस में क्या होता है, सुक्रोज ही होता है, तो ध्यान रखिएगा मैक्सिमम। तो ये फार्मूला आपने जान लिया, आप बढ़िया समझ करते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये चीज, ठीक है ना। बल्कि ये सारी चीजें आपको मिलेंगी, लेकिन ये उस नोट्स में समझाया नहीं गया होगा कि क्यों, कितने मॉलिक्यूल, बस ऐसे सीधे लिख दिया होगा कि ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में से एक मॉलिक्यूल्स वाटर के निकलने के बाद से सुक्रोज बनता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये रेशियो सिर्फ और सिर्फ मोनो पर लागू होता है, इसको मिटाते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये हो गया, यानी डाइसैकेराइड्स का एक एग्जांपल क्या है, सुक्रोज है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो जब ग्लूकोज और ग्लूकोज फिर मिलता है तो क्या बनता है, तो जब ग्लूकोज और ग्लूकोज फिर से मिलता है तो क्या बनता है, माल्टोज। माल्टोज बनता है। माल्टोज को हम नॉर्मली फ्रूट शुगर भी कहते हैं। यानी आपने एप्पल खाया या फिर अनार खाया या फिर जो भी मिठास होती है फलों की, वो बेसिकली किसमें होती है, माल्टोज में होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ग्लूकोज, अब इसका भी फार्मूला क्या होगा, जो सुक्रोज का फार्मूला वही माल्टोज का भी होगा, ठीक है ना। लेकिन बस केमिकल फार्मूला सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। तीसरा एक और ले लेते हैं, तीसरा ले लेते हैं ग्लूकोज को, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। ये दोनों मिलकर क्या बना है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिलकर बनाते हैं लैक्टोज। और लैक्टोज में इतना इंपॉर्टेंट है मुन्ना, लैक्टोज को तो सबसे पहले लैक्टोज के बारे में आप जान लीजिए। सबसे पहला लैक्टोज, सबसे पहले क्या है, इसको हम मिल्क प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है ना, मिल्क शुगर, सॉरी मिल्क शुगर। लैक्टोज किस में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, पहली बात। दूसरा, इसको मिल्क शुगर कहते हैं। इस मिल्क में यानी दूध में, अब दूध में देखो, दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, तो दूध का रंग सफेद होता है केसीन प्रोटीन के कारण। केसीन के कारण दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है, केसीन के कारण होता है, ठीक है ना, ध्यान रखें,
ठीक, ये चीज। और इसे ये केसिन प्रोटीन, क्वेश्चन ये भी पूछे कि दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो आंसर क्या होगा, केसिन प्रोटीन। ठीक है ना, ये मैंने एक्स्ट्रा बताया, ये तो फिलहाल हम लोग बाद में देख भी लेंगे, लेकिन फिर भी आप एक चीज ध्यान रखिएगा, मतलब कुछ नहीं आया तो क्या, रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या रट्टा मारो जिंदाबाद? देखो मोनोसैकेराइड के एग्जांपल क्या क्या है, मोनोसैकेराइड के एग्जांपल है ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज। हेक्सोज में क्या क्या है, तो हेक्सोज में कह दोगे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फिर ग्लैक्टोज है, क्या ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, फिर ग्लैक्टोज है। ये सब के सब क्या है, मैनोज है। ये सब के सब किसके एग्जांपल है, डाइसैकेराइड के, सॉरी मोनोसैकेराइड के। फिर डाइसैकेराइड के एग्जांपल क्या है, तो कहते देखो डाइसैकेराइड ग्लूकोज फ्रक्टोज मिलकर सुक्रोज बना दिए, तो सुक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। ग्लूकोज ग्लूकोज मिलकर माल्टोज बना दिए, तो माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है। और लैक्टोज भी क्या है, डाइसैकेराइड है। ठीक है ना, तो ये चीजें ध्यान रखना। और एग्जांपल में आपसे यही पूछेगा कि कौन डाइसैकेराइड है, कौन क्या बोलते हैं मोनोसैकेराइड है, और कौन पॉलीसैकेराइड है। तो हमने डाइसैकेराइड और मोनोसैकेराइड दोनों देख लिया। अब नेक्स्ट हम आते हैं पॉलीसैकेराइड में। ठीक है ना, बहुत ही मुश्किल चैप्टर होता है ये सैकेराइड करके, लेकिन आप आसानी से अगर देखो, मेरी प्लीज आपसे विनती है कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, प्लीज एक बार देखें। ठीक है ना, नेक्स्ट आते हैं, तीसरा क्या है, पॉलीसैकेराइड्स। हिंदी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हिंदी भी वही है, तो लिखने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे मेरे हिसाब से। तो पॉलीसैकेराइड क्या होता है, तो देखो बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके क्या बनाते हैं, बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलके पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। डाइसैकेराइड में क्या था, बहुत सारे नहीं, 2 या 2 से अधिक क्या मिलाते हैं, 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलके क्या बनाते हैं, तो डाइसैकेराइड बनते हैं। लेकिन पॉलीसैकेराइड में क्या है, बहुत सारे क्या, बहुत सारे मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं। उदाहरण में क्या क्या है, बहुत एग्जांपल है, एग्जांपल में इसके ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक है स्टार्च, आलू में क्या पाया जाता है, स्टार्च। ठीक है ना, स्टार्च इसका एग्जांपल है। दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन इसका इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। तो जब शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है, जब शरीर में ग्लूकोज ज्यादा हो जाता है तो वो किस में बदल जाता है, तो वो बदल जाता है ग्लाइकोजन में। अब ग्लाइकोजन क्या होता है, जब सुबह सुबह आप उठ के दौड़ने जाते हो तो आपको ऊर्जा कहां से प्राप्त हुई, तो ये सारा केस है। इंसुलिन का हमारे शरीर में क्या रोल है, डाइजेशन जब हम पढ़ेंगे तो डाइजेशन में हम जब आपको पेनक्रियाज पढ़ाएंगे तो वहां पर बहुत अच्छे से समझेंगे। तो यहां पर बस इतना जानिए कि पॉलीसैकेराइड का उदाहरण क्या है, एक तो स्टार्च है, दूसरा क्या है, ग्लाइकोजन। तीसरा क्या है, तीसरा आप एक नाम सुने होंगे, सेलुलोज। ठीक है ना, सेलुलोज। देखो जब हम लोग सेल पढ़ेंगे, सेल जब सेल पढ़ेंगे पिक्चर के माध्यम से बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, तो जब सेल पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे सेल वॉल, कोशिका भित्ति। सेल वॉल का मतलब है जैसे हमारा क्या है, ये क्या है, हमारा शरीर का जो अपर पार्ट है इसको हम एपिडर्मिस बोलते हैं। इसी प्रकार जो सेल होता है, सेल का जो सबसे बाहरी किनारा होता है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। वो सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से। ठीक है ना, तो सेल वॉल किससे बना होता है, सेलुलोज से। ठीक है ना, और सेल वॉल किसमें पाया जाता है, प्लांट सेल में। अरे हम कह तो रहे हैं बहुत मजा आने वाला है, आपको इतनी चीजें जानने को मिलेगी कि आप सच में कहोगे कि रियली हमको बहुत अच्छा लगा। और लास्ट में आपको इतनी चीजें जानकारी मिलेगी कि सच में आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो है। सेलुलोज, और एक और आप ध्यान रखिएगा, काइटिन। ठीक है ना, काइटिन के बारे में तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा। 4 प्रकार के ये पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और काइटिन। तो ये पॉलीसैकेराइड था। अगेन कुछ नहीं आया तो रट्टा मारो जिंदाबाद। क्या मारो जिंदाबाद, कि देखो ट्रायोज, पेंटोज, हेक्सोज और देखो ट्रायोज, टेट्रोज, फिर पेंटोज और हेक्सोज, ये सब क्या है, सब के सब क्या है, मोनोसैकेराइड है। इसी प्रकार अगर आप देखें तो सुक्रोज, माल्टोज क्या है, सुक्रोज और माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज क्या है, तो ये है डाइसैकेराइड है। और उसके साथ साथ स्टार्च, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन के साथ साथ काइटिन, सेलुलोज, ये सब के सब क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इतनी चीजें आप जानोगे तो आपका इस कार्बोहाइड्रेट के चैप्टर से आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। कुछ नोट पॉइंट, क्या पॉइंट, नोट पॉइंट तो जान लीजिएगा। प्रतिदिन नोट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रतिदिन एक व्यक्ति को कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए भोजन में, तो 450 से 500 ग्राम आपके भोजन में क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नहीं तो
आपकी स्थिति हो जाएगी गंभीर, फिर आप दुबले पतले हो जाओगे, 2 सीढ़ी चढ़ोगे तो हांफने लगोगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो 450 से 500 ग्राम प्रतिदिन आपको क्या मिलना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट मिलना चाहिए, प्लस उसके साथ साथ 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडेशन में कितना एनर्जी मिलता है, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ना डाइजेशन का मतलब होता है ना बर्निंग। जैसे एग्जांपल के तौर पे बाइक होती है, बाइक में हम पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल इंजन में जाके क्या होता है, जलता है, और जल के क्या देता है, ऊर्जा, और उस ऊर्जा से कार्बोरेटर चलता है, और कार्बोरेटर चलता है तो बाइक चलता है। अर्थात अब जरा बता दो मुझे, अगर मैं ऑक्सीजन हटा दूं तो क्या कितना भी माचिस बारोगे, जिंदगी में कभी आग लगेगी? जब आग नहीं लगेगी तो ऊर्जा निकलेगी, जब ऊर्जा नहीं निकलेगी तो खाना बन पाएगा या फिर कार मोटर बाइक चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। मतलब क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट हमें प्राप्त हो गया, ठीक है ना, वो कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, बर्न होगा, ऑक्सीडेशन होगा, जलेगा, ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। जब ऑक्सीजन से क्रिया करेगा तो रिएक्शन करके क्या देगा, ऊर्जा देगा। कितना ऊर्जा देगा, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हमारे शरीर को ऊर्जा किससे मिलती है, रिडक्शन से मिलती है, अपचयन जिसको हम बोलते हैं, अपचयन से मिलती है कि ऑक्सीडेशन से मिलती है? अब बताओ, आंसर पता है कि नहीं पता है? ऑक्सीडेशन से मिलती है। हमारे शरीर को ऊर्जा ऑक्सीडेशन से मिलती है। पेट्रोल, डीजल, कार, जितनी भी चीजें चल रही हैं, सबको ऊर्जा किससे मिलती है, ऑक्सीडेशन से मिलती है, ठीक है ना। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर हो गए होंगी। देखो, एक और चीज है, अगर आपको जैसा भी लगे तो आप नीचे जरूर बताइएगा, मेहनत बहुत होती है, ठीक है ना। उसके साथ साथ कई लोगों को मे भी होगा नहीं भी समझ पाए होंगे आप लोग कि बहुत सारी चीजें आपको नहीं समझ में आएंगी। इसमें कोई वो नहीं है, मैं कोई मतलब कहने का मतलब है कोई महान आत्मा या फिर कोई ऐसा एक एब्सोल्यूट पावर नहीं हूं कि मैं आपको एक ही बार में ऐसे मंत्र मुग्ध कर दूं। होता है, क्योंकि देखो, जरूरी नहीं कि आप टीचर को एक ही लेक्चर में जज कर लो, या फिर इसमें जज करने की बात ही नहीं है। 99 रुपीज इज द नॉट, कोई बड़ी राशि है ही नहीं। और हमने इसीलिए रखा है कि बेसिकली बस आप एक क्या हो कि आपको नॉलेज बढ़ जाए, आप अपने ज्ञान की चीजें, और आपके सिलेबस में भी काम देगा, आपके सिलेबस में नहीं भी काम देगा ना, मैं मानता हूं अगर नहीं भी देता है तो आपके दैनिक जीवन लाइफ में ये बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो सोचो मत, या फिर आप जैसा सोचो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना है कि आप एक बार जरूर जुड़िए और बहुत सारे लेक्चर को आप देखिए, फिर उसके साथ साथ अपने नॉलेज को बूस्ट करिए। जो भी सजेशन हो आप बोल सकते हो सके मेरी स्पीड तेज हो तो आप यूट्यूब पे स्पीड कम करके भी देख सकते हो। अगर हो सके तो कई चीजें क्या बोलते हैं, अगर आपको नई चीजें समझ में आएगी कवर कर पे, तो एक बार वीडियो और देखिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो, मैं आपको चाहूं तो अभी ऐसे उंगलियों पर सारा जो भी लेक्चर पढ़ा उसको मैं उंगलियों पर ऐसे चुटकी में मैं क्या कर सकता हूं, रिवाइज करा सकता हूं। नई कोशिश करोगे तो देखो, मैं 2 मिनट में कोशिश करता हूं, आप देखिए। और ऐसा मैं हर लेक्चर में करने वाला हूं, क्योंकि इससे चीजें आसानी से याद हो जाती हैं। जैसे देखो, हमने क्या बताया था आपको, हमने आपको बताया था न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, हिंदी में क्या था, पोषण एवं पोषक पदार्थ। पोषण क्या था, तो हमने बताया था ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, किसका, शरीर का। तो जब ग्रोथ, डेवलपमेंट और मेंटेनेंस होता है उसी को हम पोषण कहते हैं। इस पोषण के लिए क्या जरूरी होता है, तो कुछ पोषण पदार्थ जरूरी होते हैं। क्या क्या पदार्थ था वो, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर, फिर क्या बोल, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड, फाइबर। तो ये क्या था, ये न्यूट्रिएंट्स था। फिर इसमें हमने आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट क्या देता है, ऊर्जा देता है। प्रोटीन ऊर्जा और बॉडी बिल्डिंग दोनों का काम करता है। वाटर सॉल्वेंट का काम करता है। न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन का मोनोमर का काम करता है। इसी प्रकार जो फाइबर है आपका, फिर उसके बाद से विटामिन जो है और मिनरल है, ये काम करता है, तो उपापचयी क्रियाओं में हेल्प करता है। ये चीजें बता के मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाना शुरू किया था। कार्बोहाइड्रेट को हमने आपको डिफाइन किया था हल्का सा, ये कार्बनिक पदार्थ है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:2:1 होता है, ठीक है ना। उसके साथ बाद हमने फिर आपको बताया था
कि कार्बन की संख्या के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि मनुष्य के शरीर को 50 से 80% ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। फिर उसके बाद से हमने आपको ये भी बताया था कि इजिली फॉर्म में ऊर्जा कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट देता है। डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड के बारे में हमने बताया था कि सबसे पहले मोनोसैकेराइड के बारे में बात किया था। मोनोसैकेराइड के बारे में हमने बहुत सारे एग्जांपल दिया था, ट्रायोज, टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज के बारे में बताया था। हेक्सोज में ही हमने आपको बहुत सारे ग्लूकोज, हेक्सोज वगैरह तमाम चीजें एग्जांपल बताया था। फिर उसके बाद से हमने आपको डाइसैकेराइड बताया था। हमने बताया था कि कई सारे मोनोसैकेराइड, 2 या 2 से अधिक मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनाते हैं? डाइसैकेराइड बनाते हैं। डाइसैकेराइड के एग्जांपल क्या थे? तो सुक्रोज था, माल्टोज था, लैक्टोज था। लैक्टोज में हमने आपको क्या बताया था? लैक्टोज क्या हो? मिल्क प्रोटीन होता है, और मिल्क में मिल्क क्या होता है? शुगर होता है। और मिल्क में कौन सा प्रोटीन होता है? तो मिल्क में प्रोटीन कौन सा होता है? मिल्क में प्रोटीन हो सकता है केसीन, जिसके कारण सफेद रंग होता है। ठीक है ना। उसके बाद से माल्टोज के बारे में हमने बताया था कि ये क्या है? ये एक प्रकार का फ्रूट शुगर है। सुक्रोज के बारे में बताया था हमने कि टेबल शुगर है। पॉलीसैकेराइड के बारे में हमने बताया था कि पॉलीसैकेराइड में देखो कौन कौन से उदाहरण है। तो पॉलीसैकेराइड में हमने आपको बताया था काइटिन बताया था, सेलुलोज बताया था, स्टार्च बताया था। ठीक है ना। ग्लाइकोजन बताया था। बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। बस आप अच्छे से पढ़ना सीख जाइए, दिमाग में विजुअलाइजेशन थियरी लाइए। कैसे हमने आपको बताया था कि कैसे 1:2:1 का फार्मूला सिर्फ मोनोसैकेराइड पे लागू होता है, डाइसैकेराइड पे क्यों नहीं लागू होता? क्योंकि उसमें से एक पानी निकल जाता है। ट्रायोज का फार्मूला कितनी आसानी से आपने निकाल दिया था रेशियो से। तो बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। तो इसी तरह हम सारे बायोलॉजी के क्लासेस को खत्म करेंगे। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि डाइजेशन, ब्रेन, स्केलेटन, बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जिनको हम लोग पिक्चर के माध्यम से पढ़ेंगे। 2D या 3D डायग्राम जो भी पॉसिबल होगा उसके माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे, पीपीटी के माध्यम से पढ़ेंगे। तो आप तैयार रहिएगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। जल्द से जल्द जुड़िए। 20 तारीख तक हम लोग को ये जो एडमिशन प्रोसेस है 99, नहीं तो कई लोगों को लगता है कि शायद कम प्राइस है तो मैटर बढ़िया नहीं है। तो चलिए भैया ठीक है, बढ़ा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी आप ज्वाइन कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।